हेलो मेरे 12th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों। 12th स्टैंडर्ड का पहला लेक्चर जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट फ्रॉम केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हो कमिंग टू नो समथिंग अबाउट मी। आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट संजय आर्या। मैं पिछले 7 साल से डेडिकेटेड हूं नीट और आईआईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंड सारे स्टेट लेवल के एग्जाम आप लोग कवर कर सकते हो यूजिंग दिस ऐप और यूजिंग आवर लेक्चर्स। सो आप तैयार रहें आज का पहला लेक्चर लेने के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबसे पहले आपको आइडिया दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू 12th स्टैंडर्ड और इस चैप्टर में पहला टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द सॉलिड। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसे आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील नो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं और कहां से ये हमने उठाया है। 12वीं क्लास 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट में आपने टॉपिक उठाया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। नाउ कमिंग टू नोइंग द बेसिक थिंग। तो बेटा आपको ये पता होगा कि सॉलिड स्टेट होती क्या है। भाई सॉलिड स्टेट क्या है? वन ऑफ द स्टेट है। सबसे 3 मेजर जो हमारे पास में कॉमन स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बातें करें तो थोड़ा इस एनिमेशन के थ्रू जानते हैं कि गाइस ये कैसे वर्क करेगा। मैंने जैसे ही प्ले किया तो मुझे पता चल रहा है कि देखो 3 स्टेट्स हैं। मैं इसे जूम करके भी देख सकता हूं। 3 स्टेट्स के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक के अंदर पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बड़ा ही कॉन्टैक्ट वे में, बड़ा ही कॉम्पैक्ट वे में एक दूसरे को पकड़े हुआ है, और दूसरे के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर पा रहे हैं। थर्ड वाले के अंदर तो पार्टिकल्स अपने हाव भाव में ही नहीं रह पा रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हमें अगर तीनों की बात की जाए तो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। अब कौन सा सॉलिड, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस, ये मैं आपको बता देता हूं यहां से। सो दिस इज बेसिकली सॉलिड स्टेट। आई होप ये विजिबल होगा, अदरवाइज मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं या। और ये है आपका लिक्विड स्टेट और ये है हमारी गैसियस स्टेट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से और थोड़ा डिटेलिंग में जानते हैं कि क्लासिफाई कैसे करें, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो ये बोलते हैं कि कोई चीज सॉलिड की तरह रहे, लिक्विड की तरह रहे या फिर गैस की तरह रहे। तो फटाफट से जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आके। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला आता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहला क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज मीनिंग कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या किसी मैटर के अंदर 2 पार्टिकल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्सेस शो करते हैं, तो वो फोर्सेस किस तरह से वेरी करते हैं वो हमें डिसाइड करने के लिए बोलेगा कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नंबर 1 इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काम आता है टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर। सेकंड इज थर्मल एनर्जी, जो कि बेसिकली होती है द सम ऑफ द इंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ स्टेट ऑफ मैटर। तो सारे पार्टिकल्स की अगर एनर्जी को सम अप कर दूंगा तो ये दिखाई देगा। तो इसका काम क्या है? पार्टिकल्स को इधर उधर भेजने का। एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं जहां पे आप सीखोगे सॉलिड जो कि आइस था, लिक्विड पानी है, और ये जो वेपर्स यहां पे बन रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये देखिएगा गाइस, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन क्या लग रहा है? थोड़ा बहुत है, मॉडरेटली है। और गैस के अंदर तो बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल्स बस भाग रहे हैं इधर से उधर। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है सॉलिड के अंदर, दैट इज मॉडरेटली इन द लिक्विड स्टेट, और सबसे कम मिलेगा हमें गैसियस के अंदर। थर्मल एनर्जी क्या चीज है? थर्मल एनर्जी का मीनिंग था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में दिखेगी? देखो भाई इसके पास में स्पेस ही नहीं है बहुत ज्यादा मूव करने के लिए, इसलिए सबसे कम होगी सॉलिड स्टेट में, मॉडरेटली होगी हमारे लिक्विड स्टेट में, और सबसे ज्यादा होने वाली है गैसियस स्टेट में। फटाफट से आओ जरा और जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली हम लोगों को इन दोनों फैक्टर से स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉसिबल केसेस। अगर मान लीजिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका थर्मल एनर्जी से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, यानी थर्मल एनर्जी क्या बोलती है कि दूर दूर करो, और ये एनर्जी क्या बोलती है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है पास पास लाओ। तो अगर इससे ज्यादा इतना होगा तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी बढ़ जाए, थोड़ी ज्यादा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड स्टेट, और मैक्सिमम थर्मल एनर्जी अगर होगी तो आपके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लीस्ट हो जाएंगे, बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करेंगे, और वही स्टेट होती है गैसियस स्टेट। आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, और नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये मेरा पर्टिकुलर डाउट है, इसे आप रिजोल्व करो। फटाफट से नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो भाई ऐसा है कि इनके पास में डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होती है, वो तो हमें पता ही है।
अगर मान के चलो मेरे पास में कोई भी सॉलिड है, ये पेन, इस पेन को अगर मैं प्रेस भी कर रहा हूं तो इतनी आसानी से प्रेस नहीं हो रहा है। गेटिंग मी? इसका मतलब ये क्या है, ये हार्ड है, रिजिड है, और देन वी हैव मास, वॉल्यूम और शेप इसकी कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग। अभी ऐसा नहीं कि पानी को मैंने कप में डाला तो कप जैसी शेप हो गई, बॉटल के अंदर बॉटल जैसी शेप, और टब के अंदर टब जैसी शेप, वो प्रॉपर्टी लिक्विड की है। सॉलिड्स ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करेंगे। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, जो हमने देख ही लिया था कि पार्टिकल्स कितने कॉम्पैक्ट वे में पैक्ड थे कि एक दूसरे से जस्ट टच में थे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बड़े स्ट्रांग होते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए सॉलिड जो होते हैं एक दूसरे को पकड़ लेता है। अभी एक चीज बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल देना। भाई साहब, ये पेन मेरे हाथ में, मैंने इस पेन को बीच में से पकड़ा हुआ है, तो पेन को जब बीच में से पकड़ूंगा तो पूरा पेन जो है हवा में है। ऐसा नहीं है कि पेन जो है ये इसका बीच वाला पार्ट मेरे हाथ में रह गया, बाकी नीचे गिर गया। इसका मतलब सारे पार्टिकल्स ने लेफ्ट से लेकर राइट तक एक दूसरे को कॉम्पैक्ट वे में, बड़े टाइट वे में पकड़े हुआ है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही ज्यादा है। यही चीज अगर लिक्विड्स में होती तो क्या करता, अगर मान लीजिए लिक्विड में होता, ये लिक्विफाइड होता, तो मैं कुछ अगर पिक करता तो बीच के मॉलिक्यूल उठा लेता और बाकी के मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाते। यस, यही बात थी कि यहां पे इंटरपार्टिकल फोर्सेस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, दे हैव देयर फिक्स्ड पोजीशंस, उनकी पोजीशन बड़ी फिक्स्ड होती है, एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो गाइस, अगर एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में, दोनों तरफ अगर लोग होंगे, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, तो क्या मैं मूवमेंट कर पाऊंगा? तो मैं सिर्फ इस तरह का मोशन शो करूंगा, या तो इस तरह से जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, या फिर मैं वाइब्रेट हो सकता हूं अपनी पोजीशन पे, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल से दो टाइप के मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इनकंप्रेसिबल, मतलब आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कंप्रेशन नहीं होगा मींस वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन नहीं होगा। अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो क्या मैं इसकी वॉल्यूम कम कर पा रहा हूं? नहीं। इसका मतलब ये इनकंप्रेसिबल होते हैं। रिजिड का मीनिंग है जिसकी पोजीशन चेंज ना हो, वो सारे जो बॉडीज होते हैं उनको बोलते हैं रिजिड। एक एनिमेशन से समझते हैं हम लोग। इस एनिमेशन के अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज्ड है। यहां पे पार्टिकल एक दूसरे को बड़ा टाइटली पकड़े हुए हैं, यहां पे थोड़ा मॉडरेटली, और यहां पे तो पार्टिकल्स बाहर तक जा रहे हैं। दैट मींस कि गैस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है और उनकी थर्मल एनर्जी मैक्सिमम होती है। चलो भैया, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो भैया, आपने ये जान लिया कि ये फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल जो कि हमारे एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट को अलग से मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में ये जानने कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, कैसे सॉलिड को क्लासिफाई किया गया, क्या पैरामीटर रखे गए। अभी जैसे एक चीज बताओ, स्कूल में हम लोग जाते हैं, स्कूल में डिफरेंट हाउसेस में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग कलर के ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है, एक येलो पहना हुआ है, एक ब्लू पहना हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन का एक जरिया था कि उनके डिफरेंट हाउसेस थे। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को कैसे क्लासिफाई करा गया है, तो उसका बेसिकली जो मोटिव है या कह सकते हैं जो पैरामीटर है, वो है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो जो पार्टिकल सॉलिड के होते हैं उसको कैसे अरेंज किया है, दे कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमोर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। ओके, तो देखो ये सामने आपके दिया हुआ है, ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है, एकदम वेल, कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, या कह सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीका है इनके अरेंजमेंट का। यहाँ पे बोलेंगे तो रैंडमली देखो दिख रहा है, रैंडमली कुछ भी जगह, जैसे 3-4 यहाँ पे एक साथ हैं, फिर एक ही है, फिर यहाँ पे गैप है, तो इस तरह से दिखाया गया। तो रैंडम अगर अरेंजमेंट है तो अमोर्फस सॉलिड है, और अगर हमारे पास बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बस यही डिफरेंस है। अब इनकी कहानियों को थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। ये है आपके सामने, इसे आप इसका एग्जैक्टली आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जहां पे आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सर्टेन पैरामीटर्स जो हैं, जो बेसिकली क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को डिफरेंशिएट करते हैं, उनको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ये कुछ मैं पैकिंग कुछ प्रॉपर्टीज लेके आया हूं, जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बेसिकली डिसाइड हुआ कि कौन किस कलर में या किस पर्टिकुलर तरह से जाएगा। जैसे पैटर्न ऑफ पैकिंग की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किस तरह से आपने इसकी पैकिंग की है। तो आप ये देखेंगे कि जो पैटर्न ऑफ पैकिंग है हमारा, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अमोर्फस और क्रिस्टलाइन अलग अलग कैसे हैं। भाई देखो, क्रिस्टलाइन जो है उनके पास में फिक्स्ड पैकिंग अरेंजमेंट है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है, और इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट देखने का मिला था हमें अमोर्फस सॉलिड के अंदर, जो हम लोगों ने लास्ट डायग्राम देखा था उसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। तो ये बेसिकली आपका सेकंड पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो गाइज, ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी, इसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्डर होता है,
तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया कि आपको एक ही टाइप की पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड में बैक टू बैक दिखेगी। वहीं पे अगर बात करें अमॉर्फस के अंदर, तो पैकिंग जो होती है वो थोड़े थोड़े जोन में दिखेगी। जैसे आपने देखा कुछ इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये एक पैकिंग है, 4 पार्टिकल कनेक्टेड है, फिर 4 पार्टिकल कनेक्टेड है, फिर 4 पार्टिकल कनेक्टेड है, इनफाइनाइटली इसी तरह से चलेगा। लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, उसके बाद में 2 पार्टिकल हैं, उसके बाद में 1 पार्टिकल है, उसके बाद में 3 पार्टिकल है। तो ये रैंडम है, ये कोई एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो बेसिकली रिपीटिशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, वो छोटे से जोन के लिए, इसलिए मैंने बोल दिया शॉर्ट रेंज है। थर्ड में आते हैं फटाफट से, ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड इसलिए बोलते हैं हम लोग इनको, जो नेचर ऑफ सॉलिड होता है, जो सॉलिड का नेचर होता है, वो इसलिए हम लोग इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, बिकॉज ये जो होंगे ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट नहीं होंगे, या कह सकते हैं कि इनके अंदर फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ये क्रिस्टल जो होते हैं लाइफ लॉन्ग क्रिस्टल ही बने रहते हैं। लेकिन अगर बात करें हमारे अमॉर्फस की, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास में जो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग वेरी स्लोली, और इनफाइनाइट टाइम कह लो या बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बाद में आपको वो डिफरेंस दिख जाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो बड़े पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं खिड़की वाले, वो बड़े ही थिन बन जाते हैं टॉप में से और बॉटम से हो जाते हैं थिक। वो रीजन यही है क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। ग्लास जो है हमारा, जो ग्लास होता है रेगुलर ऑर्डिनरी जो ग्लास हम लोग यूज करते हैं, वो होता है अमॉर्फस नेचर का, और अमॉर्फस सॉलिड हमेशा फ्लो शो करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं, बट स्लो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनका मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कैसे बनाया गया। तो बनाने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपके पास में मान लीजिए ये जो सॉलिड है, एनिलिंग एक प्रॉपर्टीज होती है। तो एनिलिंग में क्या होता है, एनिलिंग में प्रिपेयर्ड बाय स्लो कूलिंग प्रोसेस। किसी भी पर्टिकुलर थिंग के फॉर्मेशन में, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई मोल्टन स्टेट है और अगर मैं उसे टाइम देता हूं, तो टाइम देने की वजह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट मुझे मिलेगा और फाइनल जो हमारे पास में सॉलिड मिलेगा उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर आपने उसी को बहुत ही सडन कूल कर दिया, तो सडन कूलिंग की वजह से जो आपका प्रॉपर जो शेप आनी चाहिए थी या प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। रैंडमली पार्टिकल्स ने अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर दी और बन गया। तो वो चीज होती है आपकी क्वेंचिंग। इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्वेंचिंग, दैट इज सडन कूलिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो देखिए आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं तो बड़े शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। यानी आप पूछेंगे अगर क्रिस्टल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी मेटल की बात करो, तो आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर लेट्स से 1500 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक फिक्स्ड है। जैसे NaCl का आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 801 डिग्री सेल्सियस, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर ग्लास की बात करूं तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में आएगा। कौन से रेंज में कह रहा है भाई साहब, 250 से लेके 500। तो 250 से लेके मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, 500 तक चलती है, और डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ग्लास के ऊपर। क्योंकि मैंने बताया कि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। अब अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा तो कहीं डेंसिटी ज्यादा, कहीं डेंसिटी कम, तो यहाँ पे कम वाले में जल्दी से मेल्ट हो रहा होगा, ज्यादा में टाइम लग रहा होगा, ऐसा कुछ है। लास्ट है सरफेस क्लेवेज की बात करें। सरफेस क्लेवेज का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसे कट कर दूं तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको शार्प एज टूल यानी नाइफ से कट करता हूं, तो कट करने के बाद में हमारे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो स्मूथ और शाइनी सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, स्मूथ एंड शाइनी। लेकिन नाइफ से अगर कट करने के बाद में आपने किसी अमॉर्फस सॉलिड को देखा या रबर या वुड जैसे किसी को देखा, तो आपको मिलेगा एक नॉन शाइनी रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ जैसा सरफेस देखने को मिलेगा। ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में जानो। ये एक मैंने जो शो किया हुआ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगे। अब बढ़ जाते आगे। वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द आइसोट्रोपिसिटी। देखो गाइस, आइसोट्रोपिसिटी का मतलब समझते हैं पहले। आइसोट्रोपिसिटी ये बोलती है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिफरेंट डायरेक्शंस में से मैं जाऊं, अप टू डाउन जाऊं या लेफ्ट टू राइट जाऊं, अगर इन दोनों डायरेक्शन में जाने के बाद प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब आइसोट्रोपिक नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेम रहती है तो वो है आइसोट्रोपिक। आइसो मींस डायरेक्शन या सेम, आइसो का मीनिंग है सेम, और ट्रोपिसिटी का मींस होता है डायरेक्शनल। तो ऐसा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे ये मेटल जिनका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे प्रॉपर्टीज, नो, जैसे हार्डनेस हो गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई, या डिफरेंट काइंड ऑफ इनके मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गए। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वेरी करते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या करता है, डिफरेंट वैल्यू दिखेगी अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, नॉट आइसोट्रोपिक, ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक। इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है।
सिमिलरली आपको अभी अमॉर्फस के लिए समझ में आ ही गया होगा कि सारे वैल्यूज जो रहेंगे प्रॉपर्टी के सेम रहते हैं, सेम रहने की वजह से वो जो होंगे आइसोट्रोपिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है गाइस? जब आप एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, जैसे क्रिस्टलाइन है तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फिक्स्ड है इसका। अब अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो देखिए मेरे को सबसे पहले ब्लू कलर का पार्टिकल दिखा, फिर इस तरह से पर्पल दिखा या पिंक कह लो, इस तरह से चलता रहा, एक इस तरह से कवर किया मैंने। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट इस तरह से जाऊंगा डायगोनली, तो डायगोनली आप देखेंगे कि अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। डायगोनली अरेंजमेंट क्या हो गया, देखो इस तरह से ये अरेंजमेंट मिल रहा है। यानी डायगोनली में कह सकता हूं कि पार्टिकल्स मुझे मल्टीपली रिपीट हो रहे हैं, डेंसिटी ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन अगर यहां से लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, पार्टिकल्स बिल्कुल अलग है। यानी इस पर्टिकुलर वे के अंदर जो फाइंडिंग या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पार्टिकल की कम है। तो इसी वजह से ये प्रॉपर्टीज जो होंगी ना डिफर करेंगी। आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यहां पे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे हर तरफ रैंडम है, इधर से रैंडम है, इधर से रैंडम है, इधर से रैंडम है, इधर से रैंडम है, हर तरफ रैंडम है। इस वजह से ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सिमिलर ही रहती है, ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको। और एक अब अगर बात करें हम लोग एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आते हैं आपके सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कौन से, जैसे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बेसिकली क्या है गाइस, सिलिका। देखो क्वार्ट्ज जो होता है वो क्या किस चीज से बना है, सिलिकॉन ऑक्साइड से। लेकिन एक 3 डायमेंशन में अगर बहुत अच्छे पैकिंग अरेंजमेंट होगा तो बनता है क्वार्ट्ज। ऐसे ही जो ग्लास होता है उसका फॉर्मूला भी SiO2 है, दैट इज सिलिका। लेकिन वहां पे अरेंजमेंट क्या मिलेगा आपको, रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा, इसलिए वो अमॉर्फस है। आई होप बहुत ही क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसी तरह से एक पर्टिकुलर क्रिस्टल भी बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। एंड पॉलीमॉर्फ की ये प्रॉपर्टी हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रिस्टोबेलाइट एक पर्टिकुलर और है, वो भी इसी तरह से दिखाई देता है, SiO2 जैसा ही से बना हुआ है, क्वार्ट्ज जैसा ही, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो क्वार्ट्ज, कैल्साइट, शुगर, माइका, डायमंड, स्नोफ्लेक, रॉक, कैल्शियम फ्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जो एग्जाम्पल है वो आते हैं आपके क्रिस्टल के या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। कमिंग टू द अमॉर्फस पार्ट, यहाँ पे प्लास्टिक्स हो गया, ग्लास हो गया, रबर, मेटेलिक ग्लासेस, देन वी हैव पॉलीमर्स, देन वी हैव जेल, फ्यूज सिलिका एंड ऑल। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आपके सामने एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी या पाउडरी फॉर्म में रहेंगी या फिर हो सकता है कि रैंडमली ऑर्गेनाइज वे में हैं, वो सारे के सारे आपके आते हैं अमॉर्फस के अंदर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, पॉलीमर। किसी भी तरह के पॉलीमर की बात की जाए, चाहे बैकेलाइट हो, चाहे मेलामाइन हो, या कोई भी रेजिन फाइबर से बना हुआ आपका पॉलीमर होगा, वो सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, अमॉर्फस के अंदर आएंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट कि ये तीसरे टाइप की चीज क्या है। भाई 2 चीजें तो हमने पढ़ी, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, लेकिन व्हाट आर दी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो भैया पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी में कुछ सालों में ही ये पॉइंट ऐड हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बेसिकली पॉइंट है, दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सम सॉलिड अपेरेंटली अपीयर अमॉर्फस, मतलब वो दिखते हैं अमॉर्फस जैसे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा वो ऐसा लग रहा है कि बड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, बहुत ही रेगुलर ऑर्गेनाइज नहीं होगा। बट होता क्या है, माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है। माइक्रो क्रिस्टलाइन का मतलब समझिए गाइस कि आपके सामने पहले मैं सारे पॉइंट्स ओपन कर लेता हूं और अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ये देखिए, मैंने कहा कि अगर ये एक पर्टिकुलर जोन है, मैंने कहा ये एक पर्टिकुलर जोन है, ये एक पर्टिकुलर जोन है, ये एक पर्टिकुलर जोन है, तो इस तरह से आपने पाया कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे क्रिस्टल ओवरऑल मिला के एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर का मीनिंग यही है कि छोटे छोटे जो आपके पास में ग्रेन्स हैं वो बने हुए हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, लेकिन सारे कनेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जिसका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। करेक्ट, समझ में आया थोड़ा बहुत। तो इसमें हुआ क्या, जो आपके ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स जो होते हैं वो सेपरेटेड बाय होते हैं ग्रैन्युलर बाउंड्री से, और नॉर्मली जो होते हैं वो रैंडमली क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मींस कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन है डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ। इसी वजह से ओवरऑल जो है वो अपीयर ऐसा होता है कि मान लीजिए अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर नहीं था और ये ओवरऑल एक अमॉर्फस सॉलिड हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का मीनिंग हो गया जैसे आपके मेटल्स हो गए कॉमनली, या सेरेमिक्स हो गया, या रॉक्स हो गए, या आइस हो गया, ये सब के सब आपके आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल के अंदर। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सेशन को नेक्स्ट ले जाते हैं। आप इससे इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं। देखिए ये आपको मैं समझाता हूं, ये आपको फैसिलिटीज मिलेगी हमारे लेक्चर्स के अंदर, जहां पे आपको बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर एसेट जो होगा आप उसको यूज कर सकते हैं 3 डायमेंशनल व्यू में।
तो लेटर ऑन जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा, जब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स कराने वाला हूँ, जैसे यूनिट सेल में वॉइड फाइंड करना या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, तो ये बड़ी हेल्प करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जूम करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी की पोजीशन क्या होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कनेक्ट द करेक्ट रेड बबल्स टू द ग्रे वन। मतलब सीधी सी बात है भाई साहब कि आपको एग्जांपल दिए हुए हैं ग्रेस के अंदर, अच्छा रेड के अंदर, और आपको एक कनेक्ट करने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के साथ में। देखो आइस, सबसे पहले आते हैं आइस। तो आइस क्या है गाइस? आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, हम लोगों को पता है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, और आपको पता है कि आइस किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो क्रिस्टलाइन के अंदर जाएगी, पाउडर फॉर्म में नहीं होती, हमेशा आइस को ब्रेक करोगे तो क्रिस्टल्स में मिलेगी। देन वी हैव ग्रेफाइट। जो है ग्रेफाइट भी क्या होता है बेटा? क्रिस्टल होता है कार्बन का बना हुआ। पोटाश एलम, अब देखो ये भी क्या एक आयनिक कंपाउंड है। पोटाश एलम बेसिकली क्या होता है? एक पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट का एक कंपाउंड बना हुआ है, और वो भी क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा। देन बात करते हैं सिलिका। आप देखिए सिलिका के तो बहुत से फॉर्म हो सकते हैं, सिलिका के बहुत से फॉर्म्स हो सकते हैं। SiO2 जो होता है वो किसी भी तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं मान लेता हूं कि सिलिका अगर उसने बोला है तो उसने क्वार्ट्ज की ही बात की होगी, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। वुड की बात करें तो गाइस वुड आपको पता है वुड क्या होता है। वुड को अगर आप कट करोगे तो रफ सरफेस प्रोड्यूस होगा। वुड पाउडर फॉर्म में जा सकता है, वुड कभी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं जाएगा, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वुड है हमारा अमॉर्फस। अब बात करते हैं मेलामाइन की, तो भाई साहब दिमाग ही नहीं लगाना, संजय सर ने पहले दिन ही बता दिया, सबसे पहले बता दिया कि सारे पॉलीमर किस में आते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दैट इज आर अमॉर्फस। फटाफट से चेक करते हैं, लेट्स सबमिट दिस आंसर एंड देन वील फाइंड। वाओ, खैर ये होना ही था क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस को, और हमने सीखा एक तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, जिसका नाम था पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आ जाते हैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस में लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिसिंग मेरे एंड से, फिर बाद में मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर के अंदर जेईई और नीट के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंगल चॉइस। Crystalline solid having different physical properties when measured along different directions. This property is called as what? यही तो सिखाया था आइसोट्रोपिसिटी में, लेकिन आइसोट्रोपिक का मतलब सेम प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा क्या रखते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल मेजर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई आपकी, या फिर बोल सकते हैं कि हार्डनेस हो गया। सबमिट करके देखते हैं एनाइसोट्रोपिसिटी। वाओ, नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओके ये क्वेश्चन जेईई मेन 21 का क्वेश्चन है गाइस, 2021 जेईई का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अनदर वन विल बी द रीजन आर। सो हमें बेसिकली ए और आर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। नंबर 1, शार्प ग्लास एज बिकम स्मूथ ऑन हीटिंग। बिल्कुल सही बात है, हो जाते हैं ऐसे। अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो जो उनके एजेस शार्प होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मूथ हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, राइट। और इसका रीजन जो है वो ये भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि सुपर कूल्ड लिक्विड है हमारे सारे के सारे जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड है, और यहाँ पे ग्लास जो बात कर रहे हैं, ग्लास हमारे यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। फिर आते हैं द विस्कोसिटी ऑफ द ग्लास डिक्रीजेस। अच्छा, विस्कोसिटी क्या है प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी एक लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है गाइस, जिसके अंदर उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स होती है लिक्विड की, वो एक दूसरे को पकड़ के रखती है, ताकि ऊपर की लेयर हिले ना नीचे वाली लेयर पकड़ के, नीचे वाली हिले ना इसके नीचे वाली पकड़ के। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी बोल रहा है कि ग्लास की डिक्रीज होगी ऑन मेल्टिंग। ये तो जाहिर सी बात है गाइस, जब जैसे आप मेल्ट करोगे तो पार्टिकल्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी लेयर्स इजीली मूव करने लगेगी, इसलिए ये होती है। लेकिन क्या ये मेल्ट करना या विस्कोसिटी डिक्रीज होना इसका रीजन है कि जो एजेस होंगे वो स्मूथ बन जाएंगे? नहीं, जो एजेस हैं स्मूथ बन रहे हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी है सुपर कूल्ड लिक्विड्स की, जिसे हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, जिसे हम लोग अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग आज जान लेते हैं, जेईई मेन 2021 का एक क्वेश्चन था, और हमें यहां से ये पता चला कि भाई साहब असर्शन भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, इसीलिए यहां का आंसर जो आ जाएगा वो फटाफट से लिख देते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबमिट करके देखो। या अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि है सिंगल चॉइस क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन है गाइस। इसने बोला है द अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज। अब देखो गाइस, ये तो थोड़ा रोट लर्निंग वाला पार्ट हो गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें ये पूछा गया है कि सिलिका की बड़ी डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फ्स। तो पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं? सिलिका के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज सबसे एग्जांपल है। SiO2N, दैट मींस के SiO2 के मल्टीपल चेन्स में जो एग्जिस्ट करेगा वो है क्वार्ट्ज आपका।
ऐसे ही आपको ये याद रखना है, ट्राइडिमाइट और क्रिस्टोबेलाइट, बेसिकली दोनों इन सभी का फॉर्मूला सेम है, दैट इज SiO2। n मॉलिक्यूल्स जो होंगे उस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, लेकिन द ओनली वन विच इज द अमोर्फस फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज कीसल गुर। तो बेसिकली कीसल गुर क्या है आपका, तो कीसल गुर जो होता है ये बहुत से सॉफ्टनिंग मटेरियल्स में यूज किया जाता है और टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में ये एक रोड लर्निंग का ही क्वेश्चन है, बट यू मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को आज जानें और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो लेटर ऑन आते हैं उनको आप याद रखें। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ सकता है कि इफ द क्वेश्चन इज के व्हाट कैन बी द पॉलीमॉर्फ ऑफ क्वार्ट्ज, और उसमें ऑप्शन दे दे आपको मल्टीपल चॉइस में, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडिमाइट और इस तरह से, तो आप उनको पिक करेंगे आप। हियर द आंसर इज कीसल गुर ओनली, द सबमिटिंग इट एंड देन वी हैव कूल। सो गाइज ये था आज का पहला लेक्चर 12th स्टैंडर्ड से, और 12th स्टैंडर्ड जेई, नीट और सारे एंट्रेंस एग्जाम वालों को पता चल गया होगा कि हम लोग आ चुके हैं आपके लिए डेडिकेटेड सीरीज लेके, जहां पे केमिस्ट्री आपको एक एक टॉपिक कराया जाएगा। 12th स्टैंडर्ड का ये पहला टॉपिक था, ये बेसिकली हम लोगों ने दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको हमारे ऐप से रिलेटेड आप डायरेक्टली स्कैन करके पहुंच सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल है जहां पे आप बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं, ये अलाइंड रह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, क्या आपके डाउट्स होंगे वो आप वहां पे पूछ सकते हैं, और इनफैक्ट आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लेयर। फिर आते हैं हमारा चैनल जो है एम्बाइब अचीव जेई, जहां पे बेसिकली कनेक्ट करके और 11th 12th पे आप कनेक्ट करके हमारे साथ में बने रह सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक विजन देता हूं कि व्हाट एम्बाइब डज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम लोग इतने आगे आ चुके हैं। सो फटाफट से आ जाते हैं इसमें। हम लोग जानते हैं कि एम्बाइब बेसिकली कैसे हेल्प करता है हमें हर एक पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर आके। तो गाइज जो मैंने आपको पढ़ाया इसे डिटेल में जानो हमारे एम्बाइब ऐप पे, प्रैक्टिस करो। मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, आप ज्यादा कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म उसको भी यूज कर सकते हैं। दैट इज आवर मोटो, होम लर्न प्रैक्टिस टेस्ट एंड अचीव। तो गाइज ये एक ब्यूटीफुल जर्नी आप ट्रेवल कर सकते हो हमारे साथ में। मैं थोड़ा सा आपको आज ब्रीफ दे देता हूं उसके बारे में। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे जाके आप अपना बोर्ड पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप सीबीएसई पिक करेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड पिक कर सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड लेट्स से, उसी का फर्स्ट लेक्चर में लेके आया हूं। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, लर्न में आपको बहुत कुछ मिलेगा लर्न करने को। आप पिक कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स। यहाँ पे केमिस्ट्री में जाके आप जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी, वो आपको ऑलरेडी सजेस्टेड करा है क्योंकि वो बेसिकली मेटलर्जी वाले चैप्टर का एक पार्ट है। बट अगर आप नीचे जाते हैं तो ये आपको देखिए सारे चैप्टर मिल गए। सॉलिड स्टेट में जाओ और सॉलिड स्टेट में जाके फटाफट से उठाओ इस तरह की चीजें, जैसे कौन से आपको वीडियो से सारे वीडियोस दिखाई दे रहा है। अबाउट दिस चैप्टर आपको मिल जाएगा, चैप्टर क्या कवर करता है, टॉपिक इन दिस चैप्टर, ये आपके सारे टॉपिक्स हैं गाइस। तो आज जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, उसमें जाइए और यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपको बेसिकली हेल्प करेंगे जानने में। ये रहा ऑल वीडियोस इन दिस, सारे वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो यहाँ से। कोई भी पर्टिकुलर वीडियो प्ले करके मेरा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और उसके अलावा आप साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फॉर दी best questions available on the Imbibe app. So stay tuned and keep imbibing, guys. Keep imbibing. We believe in you.